एच.सी. वर्मा का अच्छा क्वेश्चन एक, और ये अक्सर बच्चों का डाउट रहता है। ये हम कर रहे हैं वॉल्यूम 2, यानी कि 10+2 वाला जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2 हम कर रहे हैं, वॉल्यूम 2 चैप्टर 29 और क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉल्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि क्वेश्चन ही क्या है। सबसे पहले तो ये है, ठीक है, आपने खुद ये भले ही ट्राई नहीं कर रखा, लेकिन कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले क्वेश्चन समझो, फिर इसका सोल्यूशन समझना, उसको माइंड में सेट कर लेना। आपको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन होने लगेंगे आपसे। ठीक है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है ये, टू आइडेंटिकल बॉल्स, इसके जो 4 पार्ट हैं, इसके 4 बातें बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम। चार्ज दे रखा है दो, मतलब जो है 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, एक जैसी बॉल हैं, और उनके ऊपर चार्ज दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, राइट। ये उनके ऊपर चार्ज दे रखा है, और हर एक का मास दे रखा है 100 ग्राम। मास इज गिवन 100 ग्राम। ठीक है, 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं। अब उसके बाद लिख रखा है आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ईच 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। कॉमन पॉइंट से मतलब ये कनेक्टेड हैं और इनकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है। द बॉल्स आर हेल्ड एट ए सेपरेशन 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देन रिलीज्ड। देखो सुनो, इसके अंदर शुरू में तो यहाँ पे ना जो बॉल्स थी ना वो ऐसे थी, शुरू में तो बॉल बिल्कुल ऐसे लटकी हुई होंगी। फिर ये कह रहा है कि मतलब एक कॉमन पॉइंट से अटैच नहीं, दोनों ऐसे थी ये दोनों, बट ना इनको ना 5 सेंटीमीटर पर ले जाके छोड़ रखा है। शुरू में क्या ये गिवन है, गिवन ये नहीं है कि ये शुरू में टच में थी, बिल्कुल शुरू में इस क्वेश्चन की भी शुरुआत होने से पहले तो ये सिर्फ लटका रखी थी, लेकिन किसी पर्सन ने इनको 5 सेंटीमीटर पे ले गया वो और छोड़ दी। मतलब इसमें ये दे रखा है कि अभी जो सिचुएशन दे रखी है वो ऐसी दे रखी है। इनके पीछे गैप कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और ले जाके छोड़ दी। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर हम जानबूझ के ले गए, अपनी मर्जी से ले गए 5 सेंटीमीटर तक, और इसको छोड़ दिया। ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, 5 सेंटीमीटर गिवन है ये। इसके अंदर जो मन में कंफ्यूजन रहता है ना बच्चों से जिन्होंने ट्राई कर लिया और उनसे हो नहीं पाता, इसका रीजन ये वाला रहता है कि वो ये मान लेते हैं कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये मान लेते हैं कि ये बॉल यहीं रहेगी, ये बॉल ना तो इधर आएगी और ना इधर जाएगी। किसने कहा ये इक्विलिब्रियम में है? अगर हम इसको अपने आप ही जैसे यहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं ऐसे, मतलब तो ये अपने आप ही चली जाती है ऐसे, पता नहीं कहाँ तक जाती है। मतलब उनके पीछे गैप हो सकता है 7 सेंटीमीटर हो जाता है और उसके बाद वो वहीं पे स्टैटिक हो जाती, या 8 सेंटीमीटर हो जाता है स्टैटिक हो जाती। हो सकता है कि इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन तब आएगी जब इनके पीछे गैप 8 सेंटीमीटर हो। मैं मान रहा हूँ ऐसा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन होने में हो सकता है कि 3 सेंटीमीटर बहुत है, हो सकता है 8 सेंटीमीटर चाहिए, कुछ नहीं पता कितना चाहिए। इसने अभी फिलहाल कहाँ पे ले जाके छोड़ दिया 5 सेंटीमीटर पर। यह भी हो सकता है कि ये बल वापसी है यहाँ से आगे, मतलब ये जो आपस में ये इनके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है अभी। ठीक है, तो हो सकता है कि ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज है ना, ये हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, मतलब यानी कि ये एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना रिपल्सिव फोर्स। ये एक दूसरे पर जो रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से दूर जा रही है, नहीं जा रही उसकी वजह से दूर। और mg किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। एक mg लगेगा नीचे की तरफ, और t इस तरफ लग रहा है। t का कंपोनेंट इस तरफ आएगा। मतलब ये नहीं कि ये हो सकता है कि ये वाली बॉल देखो वापसी भी आना चाह रही है t की वजह से, और इस f की वजह से दूर जाना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं पता क्या होगा, ये सब बैलेंस हो जाएगा। कहीं ना कहीं इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? 0। और जहां पे इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा ये बॉल वहीं पे रुक जाएगी। और उस टाइम इनके बीच का जो गैप है वो जरूरी नहीं है कि 5 सेंटीमीटर होगा। उस टाइम इनके बीच का गैप जब ये इक्विलिब्रियम में होंगी, ना ये और दूर जाएंगी ना ये पास आएंगी, वो वाला गैप हो सकता है 3 सेंटीमीटर, हो सकता है 4 सेंटीमीटर, हो सकता है 6 सेंटीमीटर, हो सकता है 5, कुछ भी हो सकता है, मैं पता ही नहीं क्या है। इसने जो दिया है वो 5 दिया हुआ है, शुरू में गैप दिया था 5, बट 5 इक्विलिब्रियम पे जरूरी नहीं है। इसने बोला नहीं ऐसा कि इक्विलिब्रियम पे है। यहाँ तक बात समझ आई नहीं आई आपको? मैं क्या बताना चाह रहा था? अभी तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ सिर्फ, क्या है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसने बोला क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है इसने? सबसे पहले तो ये बोला कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द चार्ज्ड बॉल्स, जब इनके बीच का 5 सेंटीमीटर है उस इंस्टेंट पे, छोड़ने के बाद तो गैप चेंज होगा, बट जब इनके बीच का 5 सेंटीमीटर तो उस इंस्टेंट पे ये एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, मतलब किसी एक बॉल पे कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। पहला क्वेश्चन ए पार्ट में इसने बोला है कि किसी एक बॉल पे इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ कितना हो जाएगा। किसी एक बॉल पर इलेक्ट्रिक फोर्स बताओ कितना हो जाएगा इसमें।
डी पार्ट इसका, बी पार्ट में इसने ये बोला है द कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट अलोंग द परपेंडिकुलर एलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब 5 सेंटीमीटर गैप था और जब छोड़ दिया आपने उस इंस्टेंट पे, जब गैप 5 सेंटीमीटर है, एलोंग द स्ट्रिंग फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है ना, नेट फोर्स एलोंग स्ट्रिंग, नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स एलोंग स्ट्रिंग और एक एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, ठीक है। सी पार्ट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी, जब गैप 5 सेंटीमीटर था उस इंस्टेंट पे टेंशन पता नहीं है कितनी होगी स्ट्रिंग में। इसका डी पार्ट, है द एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स, एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा एक बॉल का। और इसने लास्ट में लिखा आंसर आर टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर द रिलीज। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसने ये बोला है कि जब इनके बीच 5 सेंटीमीटर था उस टाइम जैसे ही आपने इसको छोड़ा है तुरंत कितना एक्सेलरेशन होगा, तुरंत मतलब हर बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये पूछा इसने। आपको बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। 2 रस्सी थी, हर एक की लेंथ कितनी थी, लेंथ नहीं थी क्या, लेंथ ही होगी ना, ½ मीटर दी हुई थी शायद, लेंथ थी शायद 50 सेंटीमीटर लेंथ रखी है, ½ मीटर, ठीक है, लिख रखा है इसने, ये ½ मीटर दी हुई है। 2 रस्सियां दे रखी है, ½ मीटर लॉन्ग है, कॉमन पॉइंट से जोड़ दिया और उनको ना मतलब ऐसे ना छोड़ा नहीं, 5 सेंटीमीटर पर ले जाके छोड़ दिया। 5 सेंटीमीटर पर ले जाके छोड़ते ही कुछ भी हो सकता है, ये बॉल दूर भी जा सकती है, पास भी आ सकती है, पहले बात तो ये माइंड में रखनी है। और जब इनको छोड़ा उस इंस्टेंट पे आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा हर बॉल पे, पहली बात उस इंस्टेंट पे। वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, ये गैप जैसे जैसे कम ज़्यादा होगा तो फोर्स की वैल्यू कम ज़्यादा भी होगी, बट इसने बोला कि उस इंस्टेंट पे बताना है। फिर उस बॉल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा इस बॉल पे, एक तो एलोंग द स्ट्रिंग, इस लाइन के एलोंग कितना नेट फोर्स लगेगा, और एक इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के एलोंग इस बॉल पर नेट फोर्स कितना लगेगा, और एक बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी, और एक बात ये बतानी है आपको इस जब गैप 5 सेंटीमीटर था उस इंस्टेंट पे जैसे आपने छोड़ा एक किसी बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा। क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया होगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अभी हम। इसमें सबसे पहले तो ये वाला डायग्राम अच्छे से बनाने की जरूरत है ताकि खिचड़ी ना बने, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट बहुत गहरा छिपा हुआ है, क्योंकि ना इसमें बाकी जितने क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलते हैं ना तो उनमें ना क्या रहता है कि स्टार्टिंग से इक्विलिब्रियम पोजीशन दी हुई होती है कि ये अभी इक्विलिब्रियम में है। उस क्वेश्चन को सोल्व करना तो बहुत आसान है, कोई भी कर दे उसको। तो इस क्वेश्चन की खास बात ये, इस क्वेश्चन का नेगेटिव पॉइंट ये कि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। प्लस पॉइंट ये है इस क्वेश्चन में कि इसने गैप दे दिया 5 सेंटीमीटर और वहां पर ये नहीं कहा कि इक्विलिब्रियम है, उससे आगे भी बॉडी जाएंगी, ये वाली बॉल्स उससे आगे जाती हैं इस क्वेश्चन में। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में छुपा हुआ है, इसलिए हम कर रहे हैं इसको। हालांकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी होएगी, उसमें हम यूज कर लेंगे कैलकुलेटर का, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। सुनो आप कैलकुलेशन में मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना। इसके अंदर देखिए आप ये 2 बॉल्स थी, गैप इज 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है बताइए, ½ मीटर थी, और ये भी कितना था बताइए, ½ मीटर। ऐसे दिस एंगल इज थीटा। एक ऐसा करो, इसमें इस वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी बाय सिमेट्री थीटा ही हो जाएगा, राइट। अब इस बॉल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सुनो आप। एक तो इसके ऊपर लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा बताइए, और एक क्या लग रहा है इसके ऊपर mg, और एक इसके ऊपर क्या लग रहा है t। समझ आ रही है बात आपको। ऐसे इस बॉल पे लग रहा होगा। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि टी के कंपोनेंट्स ले लेते हैं, टी के कंपोनेंट्स नहीं लेने क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं है, टी की वजह से मूवमेंट नहीं हो रही। यहाँ पे एमजी के कंपोनेंट्स लो आप। स्टूडेंट्स को ऐसे स्ट्रिंग अगर ऐसे है और स्ट्रिंग टेढ़ी है तो ये नहीं पता लग पाता टी के कंपोनेंट्स लें कि एमजी के कंपोनेंट्स लें। इसमें अगर आप याद रखिए कि अगर इक्विलिब्रियम में है बॉडी
तो किसी के भी कंपोनेंट ले लो, चाहे टी के ले लो चाहे mg के ले लो, बट अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उस केस में mg के ही कंपोनेंट्स लो अगर आप कंफर्म नहीं हो तो, ठीक है। अब सुनो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है अपने को। इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए तो कंपोनेंट्स भी नहीं लेने, इसके लिए देखो इन दोनों ये तो सीधा कूलम्ब्स लॉ लगेगा इसमें, तो आप कूलम्ब्स लॉ लगा दो, F इक्वल टू के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लगाओगे आप, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर लगाओगे आप। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 नहीं मेंशन है तो मतलब डाई इनके बीच में मीडियम कौन सा है ये नहीं पता, तो एयर ही मान के चलोगे आप। तो के की वैल्यू इतनी हो जाएगी, क्यू1 क्यू2 तो 2 × 10⁻7 इंटू 2 × 10⁻7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है निकल के 0.144 न्यूटन। इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है ना, कैलकुलेटर से करो या जैसे मर्जी करो, 0.144 आता है अप्रोक्स। अप्रोक्स हो सकता है, अप्रोक्स ही आए, एग्जैक्ट ना आए, ये हो सकता है, ठीक है। उस पर मत जाना, कोई बात नहीं, मतलब जो ना एटलीस्ट इस ऐसा है एचसीबी के अंदर डेसिमल के बाद पहला एक या दो डिजिट तो एटलीस्ट सेम ही मिलेंगे आपको, ठीक है। 0.144 न्यूटन आएगा। फर्स्ट पार्ट तो सोल्व हो गया। अभी नेट फोर्स एक्टिंग फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग बताना है आपको। तो देखो एक तो लाइन देखो अलोंग द स्ट्रिंग मतलब इस वाली लाइन की बात हो रही है, अलोंग द स्ट्रिंग मतलब इस वाली लाइन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एक इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये वाली है इसकी, ठीक है। और बात बताओ, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा हो गया। इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। मतलब कैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, देखो एज ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी और ये बीच का ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब आप mg के दो कंपोनेंट्स ले लो इस केस के अंदर। mg का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा mg sin थीटा। mg के ये कंपोनेंट्स आपने लिए हैं, अब इसको हटा दो, इसके दो कंपोनेंट्स ले तो इसको हटाना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रिक टी के कोई कंपोनेंट नहीं लेना क्योंकि टी ऑलरेडी अलोंग द स्ट्रिंग है इसलिए, ठीक है। अब एफ इलेक्ट्रिक के दो कंपोनेंट्स लो। अगर ये वाला एंगल थीटा था इस केस में, ये थीटा था, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप इस एफ इलेक्ट्रिक के दो कंपोनेंट्स लोगे, एक तो इस तरफ आएगा एफ कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, यानी कि एफ साइन थीटा आ जाएगा इसमें। और इधर कितना आएगा बताइए यहाँ पे, ये एफ मतलब ये इलेक्ट्रिक फोर्स एफ, और इधर आएगा एफ कोस थीटा बनेगा ये, ठीक है। तो आपने इस एफ के भी दो कंपोनेंट्स ले लिया, ठीक है, ये भी हटा दिया आपने। अब सुनो, यहाँ पे अगर ऐसे स्ट्रिंग हो ना तो कोई इस लाइन के ऐसे ही मतलब पाथ मूव कर सकती है बस इस तरीके से। जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग हो, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, तो ये इस आर्क के अलोंग ऐसे मूव कर सकते, तो ये वाला एंगल तो हमेशा 90 डिग्री ही बना रहेगा, ठीक है ना, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री ही बना रहेगा। मतलब ये बॉल जो ना अलोंग द स्ट्रिंग इधर इधर नहीं जा सकती, ये तो पहले से अंडरस्टूड है, ठीक है ना। स्ट्रिंग यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रही और ये इसमें खींचने का तो कोई चांस ही नहीं है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है। पूरे फिजिक्स में जो भी स्ट्रिंग होगी वो कैसी होगी, इनएक्सटेंसिबल। मतलब अगर ये बॉल इधर जा नहीं सकती, क्योंकि ये बॉल इधर जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग खिंच गई, ठीक है, कोई रबड़ तो है नहीं है। और ये ना ही मतलब ऐसे मतलब स्लाइड कर सकती है इस केस के अंदर। तो मतलब इस लाइन के अलोंग तो कोई मोशन मतलब ही नहीं है, इस लाइन के अलोंग द स्ट्रिंग कोई मोशन नहीं होती, वो तो अलोंग द स्ट्रिंग तो हमेशा नेट फोर्स 0 ही रहेगा। ये तो हम बिना कैलकुलेट किए भी बता सकते थे। याद रखिए आप कि जब भी कोई बॉडी ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रही हो, अगर चाहे पेंडुलम हो, अगर ये ऐसे ऐसे ऑस्किलेट कर रहा है तो अलोंग द स्ट्रिंग तो नेट फोर्स इसके ऊपर हमेशा ही 0 रहता है, क्योंकि इधर की तरफ जितना भी फोर्स लगेगा इधर स्ट्रिंग टेंशन उतनी आ जाएगी और टेंशन इसको बैलेंस कर लेगी। हम इसके अंदर डिस्कशन कर रहे थे कि मान लो कोई सिंपल पेंडुलम भी है, सपोज ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये ऐसे ऐसे मोशन करें, तो इसके अंदर जो अलोंग द स्ट्रिंग तो हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा, अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा नेट फोर्स 0 रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर देखो इधर टेंशन लग रही है, क्योंकि टेंशन एक एडजस्टिंग फोर्स है, सबको पता है, टेंशन इज एन एडजस्टिंग फोर्स। अगर आप इधर की तरफ फोर्स बढ़ेगा मान लो इस तरफ, तो टेंशन ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ताकि नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग 0 हो जाए। ये वाला फोर्स अगर घटेगा तो टेंशन ऑटोमेटिक घट जाएगी। टेंशन जो यानी कि तभी तो ये स्ट्रिंग के मतलब जो ना स्ट्रिंग के परपेंडिकुलरली मोशन होती है हमेशा ही। इस बॉडी की जो मोशन होती है, इस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट होगी इस बॉल की, ये स्ट्रिंग के हमेशा परपेंडिकुलर है। इसका मतलब स्ट्रिंग के अलोंग तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, स्ट्रिंग के अलोंग कभी फोर्स नहीं लग रहा होता ऐसे ऐसे पेंडुलम के अंदर भी, ठीक है ना। एक सिंपल पेंडुलम हो या कोई सर्कुलर मोशन हो, कोई मतलब एक पत्थर आपने रस्सी से बांध के ऐसे घुमा दिया, तो अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स हमेशा 0 ही रहेगा। इस सर्कुलर पाथ पे तो नेट फोर्स तो mv² आ जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा इस केस में, अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा हो तो, ठीक है ना। बट अगर ये घूम नहीं रहा यहाँ पे तो ये स्टैटिक मतलब ऑलमोस्ट रेस्ट में है, जैसे मतलब ऑलमोस्ट मतलब किसी को स्पीड नहीं दे रखी खास, स्पीड होगी तो थोड़ी बहुत होगी, मतलब ना के बराबर स्पीड होगी इसकी, ना तो अगर स्पीड होती तो ये सर्कुलर पाथ बन जाता,
फिर तो नेट फोर्स आ जाता है इस तरफ, mv² बाई r आ जाता। बट यहाँ पे तो स्पीड नाम मात्र से कोई स्पीड का कोई जिक्र ही नहीं किया, धीरे धीरे जा रही होगी बॉल ऐसे, तो वो स्पीड नेग्लिजिबल है। तो टी और ये इक्वेट कर दो इनको तुम, यानी टेंशन की जो वैल्यू हो जाएगी इस केस के अंदर एलोंग द स्ट्रिंग तो जीरो होगा, ये बिना कैलकुलेट किए बता सकते थे। तो इसका जो आंसर है नेट फोर्स एलोंग द स्ट्रिंग, तो एलोंग द स्ट्रिंग तो आएगा जीरो, ठीक है। और इस केस में जीरो आएगा, इसका मतलब आप टी को इक्वेट कर सकते हो। तो ये टी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस में f sin थीटा हो जाएगी यहाँ पे। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी हेयर, ये टेंशन की वैल्यू आ गई आपके पास। इसके अंदर f की वैल्यू हमें पता है 0.144 साइन थीटा भी निकाल लेंगे, cos थीटा भी निकाल लेंगे, mg की वैल्यू भी निकाल लेंगे क्योंकि मास दे रखा है इसमें, ठीक है ना। टी तो निकल, सी पार्ट देखो इजीली सोल्व हो सकता है, सी पार्ट तो मैं भी कर देता हूँ, पहले सी पार्ट ही कर रहे हैं। इस बी का जो एलोंग द स्ट्रिंग वाला पार्ट तो जीरो गया, अभी परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग अभी देख लेंगे। एक बार साइन थीटा कोस थीटा की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा कोस थीटा को निकालते हैं हम इसमें। ये लेंथ रखी आपको 2.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ x मान लो एक बार, ठीक है ना, ये लेंथ कितनी है x है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप x निकालने के लिए, ठीक है ना। ये वाली जो ट्रायंगल है इसमें एक साइड ये वाली पता है, एक साइड ये पता है, तो x निकल जाएगा। x कैसे निकलेगा सुनो आप, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, x² प्लस 2.5/100 मीटर में कन्वर्ट करना है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए 1/2 का स्क्वायर, यही करोगे ना आप। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए x² इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये 0.25 बनेगा, ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/4 बन गया एक प्रकार से। नहीं स्क्वायर कर तो लिया सॉल्व, माइनस इसको इधर ले जाओ आप, इसको इधर लेके जाओगे तो कितना बनेगा ये 25 डिवाइड बाई 1000 का स्क्वायर बन गया ये। और x की वैल्यू आएगी आपके पास 0.25 माइनस, इसको सोल्व करो यार कितना बनता है ये पूरा स्क्वायर, इसकी को सोल्व कर लो एक बार, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर मत करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिर अगली बार एचसी वर्मा सोल्व करने की हिम्मत नहीं करोगे अगर विदाउट कैलकुलेटर करने की कोशिश की तो। इस टाइप में कोई कैलकुलेशन नहीं आती आज के टाइम में पेपरों में। 25 डिवाइडेड बाई 1000 ये हो गया 0.025 आ गया, इसी को फिर 0.025 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.025, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.000625 पूरे का अंडर रूट। अब पता क्या करना है, 0.25 में से माइनस करना है 0.000625, ये बनेगा 0.2493, 4 आ जाएगा ये राउंड ऑफ करके, क्योंकि 375 लिख रखा है तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसका अंडर रूट भी तो है ना, अब इसका अंडर रूट भी ले लो 0.2494, रुको रुको अंडर रूट तो ले लूँ पहले, अंडर रूट 0.2494, ये बनेगा 0.4993, ये आता है, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब हमें निकालना है इसके अंदर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालिए। चलिए साइन थीटा की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर ये वाला है, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होगा 0.5 अपॉन 0.5 करोगे तो 1/0.5 हो जाएगा आपके पास। ये सोल्व कर लो कितना बनेगा, ये सोल्व करोगे तो 25 डिवाइड बाई 500, 25 डिवाइड बाई 500 बनेगा, तो ये डेसिमल है, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 1/20, साइन थीटा तो 1/20 आ गया। कोस थीटा की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इस केस के अंदर, ये राम 0.4993, 0.4993 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 0.5 है, सोल्व करो इसको भी। नहीं अप्रोक्सीमेट लिखी तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी, खेल तो सारा इस पॉइंट का ही है, हमें मतलब आंसर ही चेंज हो जाएगा इसमें तो, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा सा एंगल है, तो सारी चीज़ें अप्रोक्स के बराबर ही आएंगी, मतलब तो मैं एग्जैक्ट लेके चलना पड़ेगा, इसमें अप्रोक्सीमेट लेके नहीं चल सकते आप, इसका मतलब तो वर्टिकली मान रहे हो फिर से, क्योंकि एंगल बहुत कम है ना यार, 0.4993 डिवाइडेड बाई 0.5,
ये आएगा 0.9986 आ रहा है, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब सुन लो, अब मैं क्या निकालना था, टी निकालना था। टी की वैल्यू कितनी आएगी बताइए अब, एम जी cos थीटा, एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम है ना, ये 100 ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो। जी की वैल्यू कितनी है 10, एम जी तो हो गया। cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 0.9986 cos थीटा आ गया। अच्छा जी, प्लस में प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा करोगे, एफ की वैल्यू कितनी है इस केस में 0.144, cos थीटा की वैल्यू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/20। सोल्व करना है, सोल्व कैसे करेंगे हम इसको ये बताइए आप। यहाँ पे कितना आएगा ये वाला 0.9986 प्लस ये कितना बनेगा बताइए आप। वैसे डायरेक्ट हो जाएगा लेकिन गलती ना हो जाए इसमें ना, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। इसको करेंगे 0.144 डिवाइडेड बाई 20, ये आता है 0.0072, ये आएगा आपके पास, प्लस 0.9986, ये आ रहा है 1.0058। आंसर क्या दे रखा है इसका यार, मुझे लग रहा है कहीं मिस्टेक ना हो यार। आप दोनों निकले क्लास से बाहर हो जाओ, जल्दी करो दोनों, अभी क्वेश्चन पूरा करते हैं फिर करते हैं बाहर। आपको 0.986 इसमें मिस्टेक हुई कहीं ना कहीं, क्या कह रहे हो एग्जैक्टली ये हमने मिस्टेक कर रखी है। जी की वैल्यू 9.8 लेनी पड़ेगी, इसमें फर्क आ जाता है, बहुत बहुत बड़ा फर्क आता है यार। इसमें एचसीबी क्वेश्चंस में ना दे रखा 9.8 यूज करोगे आप, तभी आंसर मैच हो रहा है। करते हैं इसको 9.8 लेते हैं, तो यहां पर आएगा ये 980, ये 980 आ रहा है डिवाइड बाई 1000, तो ये 0.98 बन रहा है। अब देखो 0.98 प्लस 0.00072, 0.9872 आ रहा है। कितना आंसर है 0.986। बस ठीक है, अप्रोक्स आ गया, अप्रोक्स आंसर आ गया हमारा। 98 तो सेम ही है ना, 0.98 तक तो सेम ही है। कोई डाउट है दुष्यंत? इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा था, सही बात है, इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं किया था। देखो करते हैं, इस पूरे को सोल्व करना है। देखो ये बनेगा आपके पास 980 डिवाइडेड बाय 1000, 0.98 तो ये हो गया। अब 0.98 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 9986 के साथ, तो ये आएगा 0.9786 आ रहा है। अब करना है 0.9786 प्लस 0.0072, 0.9858 आ रहा है। ठीक है 986, तब इसको राउंड ऑफ कर लिया 8 को, तो ये 6 बन जाएगा। एग्जैक्ट आंसर मैच कर गया। जी की वैल्यू 9.8 लेनी थी इसके अंदर, ठीक है ना। बात समझ आ गई होगी आपको ये वाली, ये तो हो गया, टेंशन निकल गई, ठीक है ना। ये टेंशन वास्तव में टेंशन थी, ठीक है ना। देखो अब सुनो, अब मैं निकालना परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग कितना फोर्स लगेगा इसमें यार, एक एफ cos थीटा और एक जी एम जी साइन थीटा है, ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो ये देख लो इनमें से बड़ा कौन सा है। बड़ा एक्चुअल में ना पहले तो सोल्व करोगे तो यही आएगा, आप करके देख लेना चाहिए। एफ cos अलग से निकालोगे, ये फिर दिस माइनस दिस करोगे, नेट फोर्स आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी ये बताओ अपना डाउट बताओ।
सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे mg sin थीटा है और f cos थीटा है सर क्या पता सर जो बॉल हो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुँच चुकी हो, तो सर उसी हिसाब से तो mg sin थीटा बड़ा हुआ ना फिर तो हमें f cos थीटा कैसे बड़ा ले सकते हैं सर? देखो इस वाले क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि सर अब आप ये कह रहे हो कि एफ cos थीटा बड़ा है, जरूरी नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम से भी आगे पहुंच गई हो, ये भी तो हो सकता है। मतलब अभी 5 सेंटीमीटर गैप है और हो सकता है कि ये जो 5 सेंटीमीटर है वो इक्विलिब्रियम जितने में आना चाहिए उससे भी जब बड़ा हो सकता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बट अब इसमें मतलब इसमें ना वैल्यूज पुट करके देख लो, हमें एफ की वैल्यू पता है, हमें cos थीटा की वैल्यू पता है, हमें एम जी की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू पता है, वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, अपने आप ही आ जाएगा जो भी है, ठीक है, क्योंकि थीटा फिक्स है यहाँ पे। इसके अंदर कोई मतलब मेरी बात माननी है आपको या आपकी बात मुझे माननी है, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। तो सोल्व कर लेते हैं, अपने आप पता लग जाए किसकी बात सही है, कौन सी बात सही होनी चाहिए। एक बार अलग अलग वैल्यूज ही निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे ऐसा करो कि पहले एफ cos थीटा निकाल लो। यार वो साइन थीटा cos थीटा तो मिटा दिया हमने, कोई बात नहीं, आपने लिख रखे है ना, देखो कोई बात नहीं। इसके अंदर देखो पहले एफ cos थीटा की वैल्यू लिखनी है। एफ की वैल्यू थी 0.144, cos थीटा की वैल्यू कितनी थी बताओ? 0.9986 थी। इसको पहले तो सोल्व कर लो आप। इसको सोल्व किया वो कितना आता है? बस इस क्वेश्चन में थोड़ी कमी यही है कि कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेटर का यूज करना पड़ता है, बाकी और कोई कमी है नहीं इस क्वेश्चन में। तो 0.144 मल्टीप्लाई बाय 0.9986 यार है 0.14379, ठीक है। 80 बनेगा, राउंड ऑफ करोगे तो 8 बन जाएगा यहाँ पर। क्या अब ऐसे ही एफ साइन थीटा की वैल्यू आगे भी दे रखा है इसने 7984 ऐसा करके दे रखा है, तो मैंने राउंड ऑफ करके ही लिख दिया। अब एफ साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है आपको, सॉरी एम जी साइन थीटा की वैल्यू। एम कितना है यहाँ पे 100/1000, जी की वैल्यू 10 है और साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? हाँ यहाँ पे 9.8 यूज कर लो। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? 1/20। सोल्व करो कितना बनेगा ये? 980/1000 इंटू 1/20। सोल्व करो कितना बनेगा ये? देखो 98 डिवाइडेड बाई 2000, ये 2000 बनेगा ना ये, तो ये 0.049 आ रहा है। बताओ कौन सा बड़ा है इसमें? सब लग रहा है साइन थीटा बड़ा है। देखो सॉरी एफ cos थीटा बड़ा है। देखो ये 0.1 है, ये 0.0 है यहाँ पे, तो एफ cos थीटा बड़ा है। यानी ये 5 सेंटीमीटर हमें यहीं से ही पता लगा। मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम किया तो मुझे यहीं से तो पता लगा कौन सा बड़ा है, ठीक है। मैंने थोड़ी देखते ही कुछ नहीं, मतलब कुछ जादू करके मैंने ऐसे पता कर लिया कि कौन सा बड़ा है इनमें से। वापसी आएगी, देखते पता नहीं लगता, किसी को नहीं पता लगेगा देखते ही, तो प्रॉपर सोल्व करना ही पड़ेगा आपको। इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे नेट फोर्स ये कितना बनेगा? अब नेट फोर्स बनेगा इस केस के अंदर 0.1438 माइनस 0.049। सोल्व कर लो इसको। 0.1438 माइनस 0.049 ये आता है 0.0948 न्यूटन। नेट फोर्स आ गया। और एक्सेलरेशन पूछा है तो डिवाइड बाय मास कर दोगे अब आप। ये तो नेट फोर्स आ गया, परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग आ गया। देखना एक बार परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग नेट फोर्स आंसर कितना दे रखा है? 0.095। बस ठीक है, इसको राउंड ऑफ करोगे यही आएगा, 0.095 ही आएगा। अब एक्सेलरेशन पूछा है, इसी तरफ होगा एक्सेलरेशन, इसका होगा ना इस तरफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताइए? फोर्स बाय मास। नेट फोर्स इतना था 0.095, मास है 100 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे आप तो ये डिवाइड बाय 1000, ये ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय 1000 वाला। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये वाला बताइए? 0.95 आएगा आपके पास आंसर। ये एक्सेलरेशन आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी आपके पास आ गया, ये भी आ गया, सारे पार्ट्स निकल के आ गए। यस, अब किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन ये है कि टेंशन कैसे निकाली। इस तरह भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों का सम कर दिया। अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स हमेशा 0 रहेगा, ये बात बताई गई थी। तो इन दोनों का सम कर दिया गया, टेंशन आ जाएगी आपके पास। और एम जी की वैल्यू हमें एम गिवन था, cos थीटा हमने निकाल लिया था इस ट्रायंगल का यूज करके। और ऐसे ही एफ हमें गिवन था, थीटा निकाल लिया था इस ट्रायंगल का यूज करके, साइन थीटा निकाल लिया था। यस, और कोई डाउट?